नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी दौरा है। विकास खंड कार्यालय चिन्याली सौड़ में सीएम धामी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। स्थानीय अधिकारी जनप्रतिनिधि के साथ करेंगे बैठक। 1:50 पर देहरादून हेलीपैड पर होगी वापसी। और आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस कार्यक्रम में अपना वक्तव्य भी दिया जाएगा। और सीएम धामी आज उत्तरकाशी दौरे पर हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण ये बैठक। सुरक्षा के लिहाज से मद्देनजर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। आज इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद अपना संबोधन भी दिया जाएगा। और जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में जब शामिल होंगे मुख्यमंत्री, तो जनता से सीधे तौर पर रूबरू होंगे। स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तकरीबन 2 बजे देहरादून हेलीपैड पर वापसी होगी। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ अरुण सैनी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, अब जिस तरह से सीएम धामी का आज उत्तरकाशी दौरा है, दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर हैं और उत्तरकाशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। और अब कुछ ही देर में जन जन की सरकार जन जन के जो द्वार कार्यक्रम सरकार का चल रहा है, जो उसको लेने प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और अब तक की अगर बात की जाए तो जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो अभियान सरकार का चल रहा है, उसमें अभी तक 5 लाख से अधिक लोगों ने जो है प्रतिभाग किया है। और करीब 600-700 से 800 से अधिक जो है कैंप वो आयोजित किए जा चुके हैं। तो आज इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचेंगे और जन जन की सरकार जन जन की द्वार में जो कार्यक्रम है उसमें जो लोगों की समस्याएं हैं, जो छोटी मोटी समस्याएं लोगों की है, जो कार्यालय दफ्तरों में नहीं जा सकते या विभागों में नहीं जा सकते, तो ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान जो है उनके गाँव में जाकर के सरकार कर रही है। और कई अधिकारी हो या फिर सांसद विधायक इस तरीके से कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो भी रहे हैं। और इस तरीके के कार्यक्रम प्रदेश में बीते 1 माह से अधिक के समय से जो है वो चलाए भी जा रहे हैं। ऐसे में आज इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचेंगे। वहां पर जनता को संबोधित भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और जन जन सरकार जन जन के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी पूरी फीडबैक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे। कितना काम उसमें हो रहा है, किस तरीके से लोगों को लाभार्थी हो रहे हैं, इस तरीके से तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है उत्तरकाशी में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में वापसी करेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद देहरादून जो है मुख्यमंत्री शाम के समय जो है वो लौटेंगे। अब अरुण, जिस तरह से जन जन की सरकार जन जन की द्वार कार्यक्रम जो ये चल रहा है, इससे एक क्या मकसद हो सकता है? किस तरह से सरकार इस योजना को चला रही है और किस तरह से इस अभियान के साथ सरकार जुड़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जो जन जन की सरकार जन जन के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया उसमें सरकार का जो उद्देश्य है वो उनका कहना है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके, लोगों को इधर उधर परेशान ना होना पड़े अपनी समस्याओं को लेकर। क्योंकि गांव में जो समस्याएं हैं ज्यादातर बिजली पानी या कोई इस तरीके की समस्याएं अधिक रहती हैं, तो उन समस्याओं का वहीं पर निराकरण हो सके और वहीं से ही जो है जो लंबित समस्याएं हैं जो काफी लंबे समय से चल रही हैं उनका भी निराकरण हो सके। तो इस उद्देश्य से प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया। और ऐसे में जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उत्तरकाशी में पहुंचेंगे तो उसके साथ साथ उत्तरकाशी को कोई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जो है वहां से दे सकते हैं। तो ऐसे में अब जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर इसकी जो है समीक्षा भी होगी। और आने वाले समय में कितने लोगों को इससे लाभ मिलता है और कितनी कारगर ये योजना होगी। हालांकि अभी तक करीब 5 लाख से अधिक लोग जो है इसमें प्रतिभाग कर चुके हैं। 800 से अधिक कैंप लगाए जा चुके हैं। कई लाख लोग इसमें लाभार्थी भी हुए हैं। तो ऐसे में इसको लेकर आगे किस तरीके से और भी सरकार इस योजना को कितना रूटीन रखती है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में कुछ बड़ी सौगात कार्यक्रम के साथ साथ अन्य सौगात उत्तरकाशी को देते हैं, वो तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण सनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर कि मुख्यमंत्री की ओर से आज किस तरह की घोषणाएं की जाती है और क्या और कुछ राहत देने वाली यहां पर सूचना मिलती है।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। चारधाम यात्रा में हेली सेवा सुरक्षित होगी। केदारनाथ धाम में एटीसी सिस्टम लगेगा। बद्रीनाथ धाम में भी एटीसी सिस्टम लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की जानकारी इसमें मिलती रहेगी। हेलीकॉप्टर की लाइव ट्रैकिंग से हर मोमेंट पर नजर रहेगा। 25 फरवरी तक केदारनाथ हेली सेवा का टेंडर होगा पूरा। और इसके साथ साथ चारधाम यात्रा में हेली सेवा इस बार सुरक्षित रहने वाली है, क्योंकि केदारनाथ धाम में एटीसी सिस्टम लगेगा और इसी सिस्टम से सब कुछ मौसम को लेकर पता चल पाएगा। चूंकि अब अप्रैल में चारधाम के जो यात्रा के जो कपाट हैं वो खुलने वाले हैं और अभी से ही जो यात्री हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं। लेकिन अब सरकार की पैनी नजर इस बात पर कि सुरक्षित इसको कैसे बनाया जाए, भव्य इसको कैसे बनाया जाए। और इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 25 फरवरी तक केदारनाथ हेली सेवा का टेंडर पूरा हो जाएगा, जिसमें यह भी होगा कि बद्रीनाथ धाम में भी एटीसी सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे मौसम की पल पल की जानकारी यहां पर मिलती रहेगी। कुल मिलाकर सरकार का एक बड़ा लक्ष्य यह है कि चारधाम यात्रा को किस तरह से सुगम बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए। और इसी कड़ी में सरकार एक कदम और आगे बढ़ाती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ रहे हैं। यशराज, अब देखा गया है कि सरकार की ओर से इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए यहां पर एक टेंडर प्रक्रिया पूरा करने के लिए तैयारी चल रही है। कैसा रहने वाला है, क्या खास होगा इस टेंडर प्रक्रिया में? जी, सबसे पहले यदि बात करें कि टेंडर प्रक्रिया की, तो इस बार टेंडर प्रक्रिया में जो है वो काफी सहूलियत दी जा रही है। और साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चारधाम यात्रा में खास करके यदि बात की जाए तो केदारनाथ धाम की जो खड़ी और दुर्गम चढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उसके बाद यदि बात की जाए बद्रीनाथ धाम की चढ़ाई के लिए, तो बद्रीनाथ धाम में दूसरी बड़ी बात है कि चढ़ाई वहां पर नहीं है, वहां पर गाड़ी की सुविधा यानी कि 4 व्हीलर वहां तक जा सकती है, लेकिन केदारनाथ धाम में 4 व्हीलर नहीं जा सकती। यानी कि पैदल चढ़ाई करीब 20 से 25 किलोमीटर की पैदल खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसी के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी वहां पर केदारनाथ में दी गई है। वही हेलीकॉप्टर सेवा को बढ़ाते हुए वहां पर इस बार जो है, चूंकि हेलीकॉप्टर की सुविधा जो होती है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ में आए दिन एक्सीडेंट देखा जाता है। जैसे पिछले साल भी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इससे पहले भी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसका प्रमुख वजह एटीसी का नहीं होना है। यानी कि जो बात की जाती है कि जब वातावरण खराब होता है, मौसम बिगड़ जाता है, तो मौसम बिगड़ने के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने में काफी परेशानी होती है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर नीचे जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भरती है, वहां पर तो मौसम सही रहता है, लेकिन खड़ी चढ़ाई जहाँ पर होती है, जब हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर चला जाता है, तो वहां पर मौसम खराब हो जाता है, तो पता नहीं चल पाता है। इसी की सबसे बड़ी बात है कि एटीसी लागू किया गया, यानी कि एटीसी का नेटवर्क वहां पर जमाया जाएगा, वहां पर लगाया जाएगा, ताकि उड़ान भरने वाले पायलट को पहले ही पता चल जाए कि मौसम की जानकारी मिल जाएगी। मौसम किस दिशा में, मौसम क्या है, कितने खराब मौसम हो चुकी है, हवा किस रूप में चल रही है, हवा का रुख क्या है, हवा कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, क्या ये मौसम अनुकूल है उड़ान भरने के लिए या प्रतिकूल है, इन सब की जानकारी होने से में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाएगी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चार धाम की यात्रा जो है वो विश्व प्रसिद्ध यात्रा है। सरकार लगातार चार धाम यात्रा को प्रमोट भी कर रही है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चार धाम की यात्रा जब शुरुआत होती है, तो वो पहले केदारनाथ धाम जाते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करके प्रदेशवासी के साथ साथ देशवासियों के भी खुशहाली की कामना वो करते हैं। वहीं यदि बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चार धाम यात्रा पर लोगों को आने का आह्वान करते हैं, और साथ ही साथ केदारनाथ में आकर के वो अक्सर केदारनाथ में आते हैं और चार धाम की यात्रा के समय और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। तो जहाँ पर इतनी वीआईपी मूवमेंट होती है, तो इस प्रकार से वहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद रखना प्रशासन और शासन की जिम्मेवारी हो जाती है। इसी को देखते हुए वहां पर एटीसी का नेटवर्क लगाया जाएगा, ताकि वहां पर होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके, मौसम के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके, और साथ ही साथ वहां पर जो लगातार हेलीकॉप्टर का आवागमन होता है, उसमें भी कुछ जरूर किया जा रहा है कि
मात्रा में हेलीकॉप्टर उड़ने की चढ़ाई करेगी और बिल्कुल हेलीकॉप्टर यशराज, कुल मिलाकर अपने पास 1 महीने का समय है और सरकार ये कह भी रही है कि इस 1 महीने के समय में और भी किस तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है और भी किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, सुगम किस तरह से श्रद्धालुओं के लिए किया जाता है, इस पर पैनी नजर रहेगी और इसी कड़ी में सरकार काम भी कर रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में जिस तरह से 4 धाम यात्रा को लेकर कपाट अब 1 महीने में खुलने वाले हैं, इसी को लेकर सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है और यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि सरकार की ओर से कई बड़े यहां पर कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बीजेपी सरकार 2.0 के 4 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसी कड़ी में 7 मार्च को हरिद्वार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया है कि पिछले 4 सालों में कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। अमित शाह के आगमन से पार्टी को और मजबूती मिली, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। स्वागत के लिए जो तैयारियां हैं वो चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को कैसे बनाया जाए इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तराखंड में है, इस सरकार ने इस 4 वर्षों में अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं और उस कार्यों की बदौलत जो उत्तराखंड की जनमानस है वो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखती है। और इस 4 साल के पूर्ण होने के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर आयोजन करने जा रहे हैं और इस रूप में हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 7 मार्च को हरिद्वार में एक आने का उनका योजना है। तो हम समझते हैं कि माननीय अमित शाह जी का बार बार अनेक प्रवास के माध्यम से हमको उनका पाथेय, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है और जब वो 7 मार्च को आएंगे तो एक बार उनका पाथेय पुनः हमको प्राप्त होगा और निश्चित रूप से उनके आने पर सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को एक उत्सुकता रहती है। तो बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बिंदुखत्ता राजस्व गांव संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार से अधिसूचना जारी करने की मांग की। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने मांग को जायज भी बताया है। उत्तराखंड और बिंदुखत्ता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और हर हालत में बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। बल्कि जितने हमारे टोंगिया, खत्ते, गोठ आदि इस तरीके की वसाहतें हैं उन सबको जो है वो राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। ऐतिहासिक मांग है और हमारे राज्य के अस्तित्व के पर्यायवाची है। वन अधिकार कानून का के माध्यम से जो पुराने खत्ते हैं, गांव हैं, वसाहतें हैं, टोगिया पत्नी से बसे गांव हैं, जिन्हें लीज पर ज़मीन दी गई है, पट्टों पर ज़मीन दी गई है, उन्हें वनाधिकार कानून के अंतर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि का आवंटन किया जा सकता है, स्पष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। आज इतना बड़ा आंदोलन है, यह आंदोलन नहीं है, न्याय युद्ध है, न्याय की मांग है। देखो, बिंदुखत्ता के समग्र विकास में मेरा स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी का बड़ा भारी योगदान है। आज सड़कें, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ITI सब उस समय की देन है और राजस्व गांव की प्रक्रिया जो 2002 में शुरू की थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद नगर पालिका बनाई, इसका विरोध किया, तो निश्चित रूप से नगर पालिका होती तो आज आराम से राजस्व गांव के लिए कार्रवाई आगे बढ़ती। और अब ये गुस्सा आम जनता में है, महिलाओं में है, इस सरकार के खिलाफ, जिस सरकार ने 2 बार सत्ता में रहते हुए भी बिंदुखत्ता के लिए कुछ सोचा नहीं। राजस्व ग्राम की प्रक्रिया जहाँ की तहाँ ठप है। अब इनकी मांग और हमारी मांग कोई फर्क नहीं है। जब तक राजस्व गांव नहीं बनेगा ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। सारी पब्लिक इकट्ठा हुई है, वो बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए पूरी पब्लिक गैदर हुई है यहाँ पे और एक कंबाइंड प्रोटेस्ट कर रही है।
क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफी सालों से वादे पे वादे हो रहे हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो अभी तक नहीं लिया गया है। क्या मांग करते हैं आप? बेसिकली राजस्व गाँव एक मांग है, बस एकमात्र मांग है कि राजस्व गाँव दें। और हम लोग पिछले 4 सालों से यही मांग कर रहे हैं कि जो संसद द्वारा पारित जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, उसके तहत जो प्रक्रिया चल रही है, हमारे दावे जिला स्तरीय समिति से पारित हो स्वीकृत होकर के जो शासन को भेजे गए थे, वो 16-18 महीने शासन में लटकाने के बाद उन्हें वापस उसको नियम के विरुद्ध उसे वापस भेजा जाता है। हमारी मांग यही है, सबसे पहले तो वनाधिकार कानून लागू करने के लिए एक नियमावली हमारी सरकार, राज्य सरकार के पास नहीं है। यहाँ के अधिकारी उन बातों को सुनना नहीं चाहते और नियम विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है कि जब वनाधिकार अधिनियम 2006 ये कहता है कि जिला स्तरीय समिति में जो अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं उनका निर्णय अंतिम और आपत्तिकार होता है, और वो अपनी संस्तुति अगर यहाँ के दावों पर दे देते हैं तो उसके बाद फिर उसे वापस घुमा दिया जाता है। अभी कल की बात है, एक बार ये बयान आ रहा है कि कैबिनेट की बैठक होनी है और वहाँ मुख्य सचिव महोदय के साथ जो बैठक हुई है, शासन स्तर पर जो बैठक हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि निर्वनीकरण का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, उसको केंद्र को भेजा जाएगा। तो हमारा सरकार से यही कहना है, अगर यही काम करना था तो आज से पहले ये 2 बार 3 बार ये प्रस्ताव जा चुका है, तब क्यों नहीं हुआ? एक तरफ तो वन विभाग हमें अपने अतिक्रमणकारियों की सूची में शामिल कर। तो देहरादून में बम की धमकियों को लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज होती जा रही है। धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने इसे सुनियोजित साजिश बता दिया है। तो उनका कहना है कि कुछ लोग प्रदेश में डर और पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है और हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। ऐसा लग रहा है कुछ लोग प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बम की धमकियां मिल रही हैं। एक जगह पुलिस जाती है तो दूसरी जगह धमकी मिलनी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है और प्रदेश में एक पैनिक खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। सरकार मुस्तैद है, सभी जगह हम तैनात हैं और हमने कोई भी इस प्रकार की अगर योजना होगी तो पुलिस उसको विफल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उत्तराखंड में अपराध की बढ़ती घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में झारखंड के एक हिस्ट्री शीटर की आपसी रंजिश में गोली लग गई और हत्या भी हो गई। इस घटना के बाद गणेश कोत्याल ने प्रशासन पर सवाल उठाए। नियमित सत्यापन अभियान के बावजूद अपराधियों की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सुने। निश्चित रूप में सरकार के लोगों का, मतलब जो सरकार चला रहे हैं उनका संरक्षण का कोई मतलब ही नहीं। दूसरी बात नहीं, आप ये मानिए एक गरीब आदमी आता है, उसके लिए तो ये शर्तें होती हैं कि उसका सत्यापन होगा साहब। मतलब ये भी कहा जाता है, पुलिस के माध्यम से डिक्लेयर किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति को किराए पर घर, मकान, दुकान न दे, ये भी कहा जाता है। उसका सत्यापन करे और पुलिस में अप्लाई करे, पुलिस उसका सत्यापन करेगी। तो जिसने स्ट्रॉन्ग प्रेशर लगा दिए, जो लगातार मुख्यमंत्री के साथ दिखते हैं, मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र लोगों में शामिल हैं, उनका सत्यापन कौन करेगा? किसने करना था उनका सत्यापन? और आपको तो मैं बता दूं, ये तो सिर्फ एक केस है जो सामने आया है। तो उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने डुईवाला विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। उनका कहना है कि टिकट का फैसला हाईकमान करेगा, लेकिन वो क्षेत्र में सक्रिय जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। उन्हें पार्टी से टिकट मिलने की एक बड़ी उम्मीद भी है। बहुत सारे दावेदार कई जगह से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी डोईवाला से तैयारी कर रही हूँ और अब ये पार्टी हाईकमान तय करेगी कि किसको टिकट होना है, कौन सूटेबल कैंडिडेट है, कौन सीट निकाल सकता है। बाकी जिसको भी टिकट मिलेगा और सभी प्रत्याशी मुझे लगता है कि एकजुट हो जाएंगे और किसी भी सीट से बहुत ज़्यादा दावेदार हो रहा है। अच्छी बात भी है कि वहाँ पे इतने कैपेबल लोग हैं कि वहाँ पे इतने सारे दावेदार हैं और जब एक को टिकट मिलेगा तो सारे दावेदार की शक्ति एकजुट हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हम लोग विजयी। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में अचानक बदला है मौसम और कई जिलों में बारिश बर्फबारी के साथ देखे गए हैं। ऊंची चोटियों पर देखने को मिला है कि बर्फबारी के भी आसार ये हैं। पारे में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना है। कई जिलों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। ठंड भी बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट ये जारी किया है।
मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि पहाड़ी के इलाकों में बर्फबारी की संभावना है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश होगी और जैसे बारिश होगी ठंड भी और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उत्तराखंड में अचानक मौसम का मिजाज बदला है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार हैं। पारे पर 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। तो सितारगंज के सरकड़ा चौकी में जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कोतवाल सुंदरम शर्मा ने की है। क्षेत्र में नशे के कारोबार पर सख्ती बढ़ती गई है। नाबालिगों के वाहन चलाने और 25,000 चालान और किराएदार सत्यापन अनिवार्य करने का फैसला लिया गया। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग और असंदिग्ध गतिविधियों को सूचना देने की एक बड़ी अपील की है। कोतवाली के कोतवाल साहब के द्वारा एक मीटिंग कॉल की गई थी जिसमें गांव कई ग्राम सभाओं के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया था। उस मीटिंग में कोतवाल साहब के द्वारा गांव की सुरक्षा को लेकर, गांव में किराएदारों के सत्यापन, बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर, नशे के खिलाफ और साइबर क्राइम के खिलाफ हमें जागरूक किया गया है, जिससे कि जनप्रतिनिधि अपने गाँव के लोगों को जागरूक करेंगे और जिससे कि गाँव में क्राइम जो है वो घटेगा। साइबर क्राइम पर भी उन्होंने विशेष चीजें बताई हैं जिससे कि ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा और शस्त्र धारकों को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। और जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज ये है, गांव के लोगों को अपील है कि अपने नाबालिग बच्चों को बाइक या गाड़ी देकर सड़कों पे ना भेजे। जिसको जो लाइसेंस होल्डर नहीं है वो बाइक ना, गाड़ी, कोई भी किसी तरीके का वाहन ना चलाए। जो अगर चलाएगा तो उसमें भारी जुर्माने के साथ लेकर गाड़ी को सीज करने तक का प्राविधान है, जिसकी जानकारी कोतवाल साहब के द्वारा दी गई है। मैं साहिब सिंह बिष्टी, ग्राम सभा बिष्टी से जनप्रतिनिधि। तो हरिद्वार की मनसा देवी मंदिर पहाड़ी पर वनाग्नि के मौके मॉक ड्रिल को लेकर हकीकत जैसी बन गई है, जिसमें 3 लोग झुलस गए हैं। रेस्क्यू टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और वन विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे 45 मिनट में आग पर काबू पाया। आग में घायल चीतल श्रावक को राजाजी टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। तो आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए उत्तराखंड में वनाग्नि से निपटने की तैयारियां जोरों शोरों पर है। देहरादून के जौलीग्रांट क्षेत्र में वन विभाग ने मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाओं को परख लिया है। सायरन, धुएं और रेस्क्यू अभ्यास के जरिए रियल टाइम और रिस्पांस का परीक्षण किया गया। राज्य भर में वन विभाग और अभयारण्यों में भी संयुक्त अभ्यास किए गए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गर्मी के सत्र को देखते हुए उत्तराखंड के देहरादून में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुधवार को देहरादून के जौलीग्रांट इलाके में धुएं के गुब्बार उठते दिखे और सायरन जोर जोर से बजते रहे, क्योंकि उत्तराखंड के वन विभाग ने जंगल में आग लगने के मौसम से पहले राज्यव्यापी मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी। वास्तविक प्रतिक्रिया प्रणालियों और समन्वय का परीक्षण करने के लिए वन प्रभागों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में संयुक्त अभ्यास आयोजित किए गए। देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज में वनाग्नि के दृष्टिगत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस वनाग्नि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य वनाग्नि काल से पूर्व वनाग्नि के दृष्टिगत अपनी तैयारियों को आंकना था। इसके दृष्टिगत इस वनाग्नि मॉक ड्रिल में सभी लाइन डिपार्टमेंट जैसे अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, SDRF, NDRF, स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा अपने अपने उपकरणों का एवं संसाधनों का प्रयोग किया गया। देखिए, आज वन विभाग द्वारा जैसे आपने बताया फायर सीजन शुरू हो गया 15 फरवरी से और ये जून तक रहता है। जब तक बारिश शुरू होती है तब तक इसको फायर सीजन चलाया जाता है। जैसा कि आपने आज देखा, इसमें सभी विभागों द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया है और सभी के पास जो उनके इक्विपमेंट्स हैं उनका यहाँ पे यूज़ किया गया। इस साल कम बारिश और कम बर्फबारी के कारण जंगल असामान्य रूप से सूखे हैं। इससे आने वाले महीनों में जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न एजेंसियों और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए कदम उठाए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वनाग्नि एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमारी जो पिछले महीनों में प्रिपेयर्डनेस हुई है, उस प्रिपेयर्डनेस के अंतर्गत मैन पावर मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन
और अन्य विभागों के साथ समन्वय, समुदाय के साथ समन्वय की भी कार्रवाई की जा रही है। इन सभी चीज़ों को एक टेस्टिंग करने के लिए, वैलिडेशन करने के लिए, जांच परखने के लिए आज ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज वन मुख्यालय स्तर पर सभी वन प्रभागों में जिला स्तर पर आयोजित किया गया है। इस मॉक ड्रिल में कुल 41 वन प्रभाग, राष्ट्रीय उद्यान और वन अभयारण्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। जंगल में आग लगने की आशंका बढ़ने के साथ तैयारी और जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। बुधवार को देहरादून में की गई मॉक ड्रिल इसी इरादे के साथ की गई। तो चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। किया जाए, स्मृति चिन्ह इत्यादि उन्हीं के दिए जाए। सभी सरकारी कार्यक्रमों में ये हमने बिल्कुल सरकार की तरफ से तय करवा दिया गया है और एक सरकारी आदेश इसमें सभी विभागों को भी जा चुका है। तो यात्रा मार्ग तो हमारा प्रमुख मार्ग है और आप लोगों के लिए तो यात्रा है, तो होगा। ठीक है, धन्यवाद। आपके निर्देश के क्रम में सर अवगत कराना चाहूँगा और आमजन को भी कि सर 27 आउटलेट इस समय हैं उत्तरकाशी में और आईफेड से सर हमने रिक्वेस्ट करी थी तो हमको 13 आउटलेट और मिले हैं। तो आपने जैसे रिक्वेस्ट करी है मैडम ने, तो एक आउटलेट कपिल यहाँ के लिए सही जगह चिन्हित करके उसको आवंटन करा सर। धन्यवाद, बहुत अच्छा। दूसरा नंबर सर, इसके बाद गणिता जुगेला जी हैं सर, SHG में कार्य कर रही महिलाएं सर, ट्रेनर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गणिता जुगेला, मैं महारेणुका क्लस्टर की अध्यक्ष हूँ। शिरोमणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड विषय SHG में पुराने कार्य कर रही हूँ महिलाओं के मास्टर ट्रेनर के रूप में अन्य विभागों में भी काम दिलवाया जाए। महोदय, हमारे क्षेत्र में पढ़ी लिखी महिलाएं बेरोजगार है, जिसमें उनकी आजीविका में अभी भी कहीं ना कहीं कमी